तो यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर और इसके रिजर्वेशन नॉर्म्स को लेकर हाल फिलहाल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नोटिफाई किया है यूपीएससी एग्जामिनेशन होने वाले रिजर्वेशन नॉर्म्स और रूल्स के बारे में। अभी जो बातचीत हुई है वो इस बारे में हुई है कि कोई भी व्यक्ति जो एससी, एसटी, अदर बैकवर्ड क्लास या किसी भी और कैटेगरी से जो रिजर्व्ड है उनसे बिलोंग करते हैं और उन्होंने एग्जामिनेशन की किसी भी स्टेज पर अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया है तो फाइनल एग्जाम के कंप्लीट हो जाने के बाद वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अपनी सीट नहीं कंपीट कर सकते। मतलब फिर उन्हें अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट में ही अपना सिलेक्शन इंश्योर करना होगा। अगर आपको ये बात थोड़ी कम समझ में आई है और आप क्लैरिटी अवेल करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट क्या कहता है, तो आइए मैं आपको कुछ बहुत ही फंडामेंटल्स के साथ स्पेसिफाई करता हूं। यूपीएससी एग्जामिनेशन में रिजर्व्ड कैटेगरीज को कुछ सहूलियतें मिलती हैं। अब रिजर्व्ड कैटेगरीज लार्जली 5 हैं। एक है शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, दूसरा है एसटी। एसटी से शुरुआत करते हैं। जो शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी के लोग हैं उन्हें यूपीएससी एग्जामिनेशन में 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है। वहीं अगर आप देखें तो जो रिजर्वेशन है वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को, एससी लोगों को 15% का मिलता है। तो ये टोटल मिलाकर 22.5% हो जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों का जो रिजर्वेशन है वो 27% का है और ये तीनों मिलाकर 49.5% हो जाता है। इंदिरा साहनी जजमेंट में यूं तो 50% का कैप लगाया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आगे बढ़कर यहां पर जो रिजर्वेशन है उसे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10% एड ऑन कर दिया है। मतलब ये रिजर्वेशन बढ़कर हो जाता है 59.5%। अगेन 4% का रिजर्वेशन दिव्यांगजन के लिए भी होता है और वो जो रिजर्वेशन होता है वो उनकी जो 4 कैटेगरीज में डिवीजन होता है दिव्यांगता का, उसके आधार पर होता है। तो आपने देखा कि रफली 60% का रिजर्वेशन यूपीएससी एग्जामिनेशन में होता है और लगभग 40% जो सीट्स होती हैं वो अनरिजर्व्ड होती हैं। कहने को तो वहां पर लिखा होता है जनरल, लेकिन जनरल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ये जनरल कैटेगरी वालों की सीट्स हैं, बल्कि ये एग्जैक्टली अनरिजर्व्ड सीट्स होती हैं। और अनरिजर्व्ड होने का मतलब ये होता है कि एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग भी अच्छा स्कोर करके इस अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट को अवेल कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, अगर आप इसे ऐसे समझें, सपोज करिए कि एक पर्सन ए हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया और जो कैटेगरी का कट ऑफ था वो था 92, जबकि जो जनरल कट ऑफ था वो था 98। उनका स्कोर था 95। मतलब वो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के कट ऑफ में तो क्वालिफाइड थे, लेकिन जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में क्वालिफाइड नहीं थे। ऐसे केस में वो एससी कैटेगरी के कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर जाएंगे अपना प्रीलिम्स का एग्जाम। उसके बाद वो मेंस देंगे और इंटरव्यू देंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब यहां पर प्रीलिम्स एग्जाम में उन्होंने एससी कैटेगरी के कट ऑफ में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन मेंस में जो उनका स्कोर है वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को क्रॉस करता है और इंटरव्यू में भी उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। मतलब ओवरऑल जो उनके मार्क्स बनते हैं वो जनरल कैटेगरी के ऊपर बनते हैं, मतलब कि वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के हिसाब से भी क्वालिफाइड हैं। अब जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनके पास एक चॉइस होती है जनरल कैटेगरी में अपनी सीट को अवेल करने का। मतलब वो अपनी शेड्यूल कास्ट की सीट को छोड़ सकते हैं और जनरल जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा करते हैं अगर वो तो एक सीट जो शेड्यूल्ड कास्ट की है वो वेकेट हो जाएगी और वो किसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को मिल जाएगी। वहीं पर जो बाकी का 40%, रफली हम एक बात कर रहे हैं, जो 40% का सीट का एक पूरा एक कह सकते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन है, उसमें वो एक सीट ले लेंगे। तो एससी की एक सीट खाली हो जाएगी, वो किसी एससी को ही मिल सकती है। लेकिन यहां पर जो 40% था जो जनरल कैटेगरी का था उसमें एक एससी व्यक्ति भी जाकर कंपीट कर सकता है और वो एक सीट वहां पर ले लेगा। अब इस चीज में एक आता है कॉन्सेप्ट रियलाइज्ड रिजर्वेशन का, या एक जनरल कैनोटेशन है रियलाइज्ड रिजर्वेशन का। कहने को तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका रिजर्वेशन 15% का, एसटीज का 7.5, ओबीसी का 27% है या ईडब्ल्यूएस का 10% है। लेकिन जो रियलाइज्ड रिजर्वेशन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। कारण क्योंकि ये सभी लोग जब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में क्वालिफाई करते हैं तो ये थोड़ा सा आगे बढ़कर जनरल कैटेगरी की सीट में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं और अपनी कैटेगरी की सीट को वेकेट कर देते हैं जिस पर कोई और आ जाता है। अब ये एक माइग्रेशन जैसा है, मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जा सकते हैं, लेकिन अनरिजर्व्ड के लोग कभी भी रिजर्व में नहीं आ सकते। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट ने अपनी सीट को छोड़ा है तो वो किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को ही मिलेगा, जबकि यहां पर कोई एक
अनरिजर्व्ड अपनी सीट लूज कर देगा। इस चीज को लेकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन रहता था। अब देखिए, डिससेटिस्फैक्शन का कारण ये नहीं है, देखिए अनरिजर्व तो अनरिजर्व्ड है ना, उसमें तो कोई भी जा सकता है, तो इसमें डिससेटिस्फैक्शन किस बात का, मतलब यही तो मतलब होता है अनरिजर्व्ड का। तो वो 40% जनरल कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व्ड थोड़ी है, फिर तो ये हो गया कि रिजर्वेशन आपने बांट दिया, तो वो बटा नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन यहां है कि उस व्यक्ति ने प्रीलिम्स में जो अपना कट ऑफ क्लियर किया है वो रिजर्व कैटेगरी में किया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने के बाद वो अनरिजर्व्ड हो जा रहा है। डिससेटिस्फैक्शन यहां है। अगर वो व्यक्ति शुरू से ही अनरिजर्व्ड होता तो शायद उसका एग्जाम ही क्लियर नहीं होता। अब यहां पर एक रैशनल नहीं बन पा रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने रिजर्व्ड होते हुए अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है तो वो मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद अनरिजर्व्ड कैसे हो जा रहा है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पेसिफाई करते हुए कहा कि अगर आपने एग्जाम के किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट लिया है तो आप एग्जाम के फाइनल हो जाने के बाद अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंपीट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लोगों की एग्जामिनेशन फीस कम होती है। आपने कम फीस भरी, आपने फायदा लिया। या फिर जैसे कि हमने देखा कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को 5 साल का रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन मिल जाता है एज में। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लोग 6 अटेम्प्ट अवेल करते हैं 32 की एज तक। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज 35 की एज तक 9 अटेम्प्ट। एससी एसटीज यहां पर अवेल करते हैं, ओवरऑल देखो तो उनको रिजर्वेशन मिल जाता है 5 इयर्स का, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो जो रिजर्वेशन है वो 37 तक एक्सटेंड होता है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लोगों को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं 32 की एज होती है। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो वो 35 हो जाता है, और जो अटेम्प्ट्स के नंबर होते हैं वो भी बढ़ के 9 हो जाते हैं। एससी एसटी का जो एज लिमिट है वो बढ़कर 37 हो जाता है 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ, और जो अटेम्प्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। अगर आपने एज या फिर अटेम्प्ट्स का कोई रिलैक्सेशन अवेल किया, या फिर आपने लोअर कट ऑफ के साथ अपना प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आप एग्जामिनेशन के किसी भी स्टेज पर रिजर्वेशन के विद इन ही जो सीट्स एलोकेटेड हैं उसमें कंपीट कर पाएंगे। ये बहुत ही स्पेसिफाइड किया गया है, इससे रिजर्वेशन थोड़ा सा स्मूथ हो गया, क्लियर हो गया कि अब एक बच्चा या तो रिजर्व कैटेगरी में कंपीट करेगा या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी एग्जामिनेशन के इनिशियल स्टेज में रिजर्वेशन का फायदा लेकर एग्जाम को क्वालिफाई करे जस्ट बिकॉज के प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होते हैं, और बाद में वो मेंस और इंटरव्यू के टाइम पर अनरिजर्व्ड हो जाए। नहीं, या तो वो बच्चा रिजर्व्ड होगा या वो अनरिजर्व्ड होगा। अगर उसने प्रीलिम्स के स्टेज पर या फिर उसके पहले, जैसे कि एग्जाम के फॉल में एग्जाम का फॉर्म फिल करते वक्त कम फीस भरना, या फिर एज रिलैक्सेशन अवेल करना, या फिर अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन अवेल करना, ऐसी कोई भी सहूलियत अगर उसने ली है तो फिर वो बच्चा बाद में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पर ही रहेगा, और वो रिजर्व कैटेगरी की सीट पर ही रहेगा, अनरिजर्व में नहीं जा पाएगा। सो दैट इज द कंप्लीट सिनेरियो। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इन रिजर्वेशन के नॉर्म्स को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक बनाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपने इस चीज को समझ लिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एकदम साफ है, या तो आप रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी में जाएंगे, एज पर दी रीसेंट गाइडलाइंस अबाउट द यूपीएससी रिजर्वेशन नॉर्म्स। अगर आपने प्रीलिम्स या उसके पहले के स्टेज पर क्वालिफाई किया अपने एग्जामिनेशन को एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, या फिर अपने रिजर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कम फीस भरना या कम कट ऑफ में क्लियर करना, तो आप प्रीलिम्स के बाद मेंस या इंटरव्यू में अनरिजर्व कैटेगरी की सीट को नहीं अवेल कर पाएंगे। ये स्पेसिफिकेशन है। एक और अपडेट है यूपीएससी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई ही, जिसमें अभी बताया गया है कि जब आप एग्जाम हॉल में अपीयर होंगे तो आपको अब एक फेस आइडेंटिफिकेशन फेस करना होगा। ये इंक्रीजिंग फ्रॉड को काउंटर करने के लिए है। मतलब जब आप वहां पर जाएंगे तो फिर आपका फेस मैच किया जाएगा आपके साथ, बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जा पाएंगे। अब इसका देखिए फायदा ये है कि इसको फ्रॉड को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। नुकसान ये है कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो बहुत ही जल्दीबाजी में ये फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई फोटो लगाई और उससे आपका फेस मैच नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको तू मैं या फिर झगड़े का सामना भी करना पड़े। अगर आपने क्लीन सेव में फोटो अपडेट की है और फिर आपने बियर्ड्स रख ली हैं तो मुश्किल हो सकती है।
या फिर मान लीजिए कि आपने कुछ बढ़िया सा प्यारा सा मेकअप कर लिया है और उसकी वजह से भी आपका फेस मैच नहीं हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि फॉर्म भरते वक्त आप उसी फोटो का इस्तेमाल करेंगे जिस शेप में आप जाने वाले हैं एग्जाम में अपीयर होने, और दूसरा कि आप थोड़ा वक्त लेकर जाएंगे ताकि फेस ऑथेंटिफिकेशन में अगर थोड़ा वक्त लगता है तो आप उस दिए गए वक्त के लिए तैयार हों। दो अपडेट्स बहुत ही खास, एक रिजर्वेशन के बारे में और दूसरा फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में। चलिए मिलेंगे ऐसी किसी और वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।